Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great in your life and you're preparing for your exams in very well manner. So आज जो हम लोग मैं आपके लिए पेपर लाई हूँ वो है CSS की प्रेसी एंड कॉम्प्रीहेंशन का 2005 का पेपर जो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। आज जो मैं सॉल्व करने लगी हूँ वो है प्रेसी 2005 की CSS के पेपर की। तो ये जो बेसिकली प्रेसी है उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जो हमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं प्रेसी को सॉल्व करने के लिए। कॉम्प्रीहेंशन जो होती है उसमें एक ड्राफ्ट बनता है, पर प्रेसी में 2 रफ़ ड्राफ्ट्स बनते हैं। वो क्यों? एक रफ़ ड्राफ्ट आपका बनेगा जो आप इस प्रेसी को श्रिंक करेंगे, शॉर्ट करेंगे, राइट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेंगे। दूसरा रफ़ ड्राफ्ट बनेगा वो आपका टाइटल्स का बनेगा। आप 5, 6, 7 टाइटल्स इस पैसेज को पढ़ के बनाएंगे, वो आप उस रफ़ ड्राफ्ट में लिखेंगे। फिर आपको क्या करना होगा कि आपको फाइनल अपना ड्राफ्ट लिखना होगा और वर्ड काउंट करके टोटल वर्ड और जितने आपने रिड्यूस किए हैं वर्ड्स वो लिखने होंगे। और प्रेसी को कितना हमें शॉर्ट करना होता है, 1/3 करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 6 लाइन्स हैं किसी पैसेज में तो उसको हमें 2 लाइन्स में करना होगा, राइट। तो हमें इसको श्रिंक करना होता है। अब उसका भी एक प्रोसीजर होता है, जैसे एक्स्ट्रा वर्ड्स जो होते हैं वो आप रिड्यूस करके उसको शॉर्ट कर लें, या मेन पॉइंट्स उठा के आप जो है वो सेंटेंसेस लिख लें। तो आपने अगर रिसर्च की होगी अपनी आई मीन जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है तो आपको प्रिसाइज़ करना आपके लिए आसान होगा। और दूसरी मेन चीज़ जो होती है जो मैं आपको बताना चाहूँगी वो है कि जो बेसिकली जो टाइटल होता है वो या तो शुरू की 3 लाइन्स में आपको मिल जाएगा या तो लास्ट 3 लाइन्स पे मिल जाएगा। पर टाइटल ऐसा होना चाहिए जो आपके पूरे पैसेज को डिफाइन करे, राइट, किसी एक पॉइंट को टारगेट ना करे। अब ये पैसेज जो है अगर कोई सोशल साइंसेस का बंदा है उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, पर अगर कोई बंदा मेडिकल का है उसके लिए ये पैसेज कंपैरेटिवली इजी होगा। तो जो भी आप चीज़ पढ़ें मैं आपको पहले ये कहूँगी कि आप उसको एक एक वर्ड को अंडरस्टैंड करें। जैसे पहले ही लिखा हुआ है कि बेसिकली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। अब आपको पता नहीं होगा कि साइकोसिस एंड न्यूरोसिस क्या है तो आपका ये पूरा पैसेज पढ़ना फजूल होगा। तो आप एक एक वर्ड को सही से पहले पढ़ लें, राइट। तो अगर मैं इस पैसेज को पढ़ूं, बेसिकली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस रिप्रेजेंट मेंस इनएबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस और इक्वेटेड पोलैरिटी इन कंडक्टिंग हिज लाइफ। तो इस पैसेज को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे साइकोसिस एंड न्यूरोसिस हैं और डिफरेंट वर्ड्स हैं जो इसमें डिफ़िकल्ट दिए गए हैं। तो मैंने ये पहले पैसेज पढ़ा, मुझे समझ में भी आ गया, पर मैं इसको और डीपली सर्च करना चाहती थी ताकि मुझे ये पूरा सही से समझ आ जाए। तो साइकोसिस और न्यूरोसिस, अगर मैं साइकोसिस की बात करूं तो ये क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है, मेंटल डिसऑर्डर, साइकोसिस भी और न्यूरोसिस भी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? साइकोसिस जो होता है वो बहुत सीवियर होता है, मतलब ये जो लेवल होती है साइकोसिस ये एक्सट्रीम लेवल होती है। न्यूरोसिस जो होती है वो लेस सीवियर होती है, राइट। अब ये हैं तो इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं, साइकोसिस हो गया या न्यूरोसिस हो गया, तो इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं। अब इसमें एग्जांपल्स दिए गए हैं पर एक एक वर्ड्स में दिए गए हैं, उसमें डीपली पूरा बताया नहीं हुआ इन्होंने, तो हमें इसको सही से पहले अंडरस्टैंड करना होगा। तो अगर मैं साइकोसिस की बात करूं तो साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस एक मेंटल डिसऑर्डर है। उसमें होता क्या है, बेसिकली आप डिफरेंट चीज़ें आपके साथ हो रही होती हैं, जैसे कि आपको जो है वो चीज़ें नज़र आने लगती हैं, डिफरेंट आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ लोगों में ये डिसऑर्डर होता है कि जो चीज़ें हमें नहीं दिखती उनको दिख रही होती हैं,
और जो आवाज़ें हमें नहीं आ रही होती वो उनको आ रही होती हैं, वो ख़ुद के बारे में कुछ अलग ही परसीव कर रहे होते हैं। अब जैसे साइकोसिस के बारे में बताया गया था, मैंने जो इस पे थोड़ा सा पढ़ा बैकग्राउंड में, तो उसमें लिखा हुआ था कि डिल्यूजन होती है। डिल्यूजन मीन्स इरेशनल बिलीव्स आते हैं आपके दिमाग में जो रियलिटी पे बेस ना करते हों, राइट। मतलब आप कुछ ऐसा परसीव करें, लाइक बिलीविंग दे आर द हिस्टोरिकल फिगर्स लाइक नेपोलियन, मतलब किसी भी बंदे को आप ऐसा समझें कि ये कोई हिस्टोरिकल फिगर है, मतलब असल में वो है नहीं, पर आपको ये लग रहा है। जैसे किसी भी बंदे के बारे में, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके दिमाग में या दिल में ग्रजेस होंगे, तो आप अगर गुस्सा करेंगे तो, या उस बंदे को अगर ये मतलब होगा, साइकोसिस की बीमारी होगी, तो उस बंदे को वही चीज़ नज़र आएगी। या हेलुसिनेशन होता है, उसको हेलुसिनेशन में मीन्स एक इंडिविजुअल को क्या होता है कि डिफरेंट वॉइसेस सुनाई देते हैं और वो ये परसीव करता है कि उसको ये चीज़ें हार्म करेगी, या उनको जो है वो मतलब इंसेक्ट्स की क्रॉलिंग नज़र आती है, या स्किन जो है वो उस पर कुछ क्रॉल कर रहा है, या दूसरी चीज़ें ये होती हैं कि वो डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाती है उस बंदे की, मीन्स इनकोहेरेंट या जम्बल्ड किस्म की उनकी क्या होती है, थिंकिंग होती है, और स्पीच भी वैसी होती है कि अगला समझ ही ना पाए कि ये बोल क्या रहा है। मतलब एक टाइम वो एक बात करेगा, उसी को ऐसी बात से कनेक्ट करेगा, इररिलेवेंट टॉपिक से कनेक्ट करेगा कि ऐसा लगेगा कि यार अब तो ये एक बात कर रहा था, ये सडनली दूसरी बात पे कैसे जंप कर गया। तो ये होती हैं कुछ बीमारियां जो साइकोसिस में होती हैं बंदे को, राइट। तो ये साइकोसिस जो थी, मैंने आपको बताया कि ये क्या होती हैं, ये एक्सट्रीम लेवल में होती हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़, जैसे इमोशनल इंगेजमेंट विद फैमिली और फ्रेंड्स भी क्या होती है, वो कम हो जाती है उस बंदे की। सराउंडिंग में उठना बैठना वो कम कर देता है। एक किस्म का उसके दिल में क्या होता है, आइसोलेशन फील करता है वो, राइट। और इमोशनली वो थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है। इमोशनली थोड़ा सा नहीं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो डिस्टर्ब रहता है। पर अगर हम लोग न्यूरोसिस की बात करें, तो न्यूरोसिस में क्या होती है, ये इतनी सीवियर नहीं होती। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गई, ठीक है, आप एनेक्जियस होते हैं, ओवर कॉन्शियस हो गए आप, ये क्या होते हैं इसमें डिप्रेशन की ये चीज़ें होती हैं कि आप बार बार जाके हाथ धोएंगे, आपको ये फील होगा कि आप जो है वो डर्टी हो गए, या गंदगी है, या ये चीज़ें आपके दिमाग में होगी। अब वरी होंगी आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में जो एक्चुअली इतनी इम्पोर्टेंट भी नहीं होगी, मतलब उनके लिए, राइट। और न्यूरोसिस में ये भी होता है कि आपको डिप्रेशन होने लगता है, आप अवॉइडेंट बिहेवियर होता है आपका। डिफरेंट किस्म के फोबियाज़ भी इस न्यूरोसिस में कॉमन होते हैं, जैसे एक्सट्रीम पेन होना, स्पाइडर से डरना, और हेडेक रहना, स्टमक में पेन रहना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, न्यूरोसिस में कॉमन पाई जाती हैं, जिसको भी ये न्यूरोसिस की बीमारी है। तो अब अगर मैं इसमें पूछे गए डिफरेंट वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट लगेंगे उनकी बात करूं, तो साइकोसिस एंड न्यूरोसिस तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूं। इसमें जो ईगो लिखा हुआ है, ईगो की बात की गई है, तो ईगो का मतलब ये होता है कि पार्ट ऑफ माइंड दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सन सेंस ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ एंड आइडेंटिटी, जिसे आप खुद ही बोलते हैं, राइट। तो ईगो क्या होता है, इंसान की एक किस्म का सेंस ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी हम लोग कहें तो वो बेटर होगा। पोलरिटी हम कहते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिंग टेंडेंसीज और फोर्सेस, राइट, उसे हम क्या कहते हैं, पोलरिटी। द डिफरेंट इन अदर वर्ड इज कोलैप्स। कोलैप्स करना मीन्स सडन फेल्यूर या ब्रेक डाउन हो जाना, सही है। अब इसमें दूसरा वर्ड ये भी लिखा हुआ है, रिग्रेशन।
रिग्रेशन का मतलब ये है कि रिटर्न टू अ प्रीवियस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मीन्स जो आपकी पहले वाली स्टेज थी, जो आप पहले थे, उस पे वापस रिटर्न हो जाना, वापसी जिसे आप कहते हैं। सब्लीमेट भी इसमें पूछा गया है या इसमें दिया गया है। तो सब्लीमेट का मतलब ये होता है कि टू ट्रांसफॉर्म एन इम्पल्स और इंस्टिंक्ट इनटू अ सोशली एक्सेप्टेबल फॉर्म। खुद को क्या करना, ऐसा इंस्टिंक्ट डेवलप करना या इस खुद को ऐसे ट्रांसफॉर्म करना कि आप क्या नज़र आए, सोशली एक्सेप्टेबल हों। आप खुद को आला बनाना या खुद को डेवलप करना या इम्प्रूव करना ताकि आप क्या हों, सोशली एक्सेप्टेबल हों। आर्किएक का तो आपको पता होगा कि एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन जो चीज़ होती है या रिलेटेड टू अर्लियर पीरियड ऑफ टाइम, कदीम जैसे आप कहते हैं। और दूसरा वर्ड इसमें जो डिफ़िकल्ट है वो है इंस्टिंक्चुअल। इंस्टिंक्चुअल मीन्स रिलेटेड और रिलेटिंग टू इन्नेट बिहेवियर्स और इंस्टिंक्ट्स। अब इन्नेट बिहेवियर क्या होता है, जो जन्म से आपका बिहेवियर होता है, उससे हम क्या कहेंगे, इंस्टिंक्चुअल, जो आपका जन्म से हो। और दूसरा वर्ड डिफ़िकल्ट जो है वो इसमें कोहेरेंट है। कोहेरेंट हम बोलते हैं जो चीज़ लॉजिकल हो, रेशनल हो, इंटेलेक्चुअल हो, राइट, उससे हम क्या कहते हैं, या इजी टू अंडरस्टैंड आप बोल दें, या जो चीज़ वाज़े हो उसे हम क्या कहते हैं, कोहेरेंट। इनडिफरेंट बोलते हैं जो बंदा अपैथेटिक हो, अपैथेटिक कहें, स्ट्राइक कहें, इनडिफरेंट कहें, फ्लेगमेटिक कहें, ये सारे सिनोनिम्स हैं। उसका मतलब ये होता है बेपरवाह, या अगर मैं आपको कहूँ, इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे सर में दर्द है, तो आप बिल्कुल उस पर ना कुछ रिएक्ट ही ना करें, कुछ बोले ही ना, और ऐसा शो करें। अगर कोई बंदा अगर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है और अगले बंदे को, उसके रिलेटिव को, उसकी फैमिली को, अगर किसी भी ऐसे इंसान को उसकी परवाह नहीं है जो उसके करीब है, तो वो उसका बिहेवियर क्या होगा, इनडिफरेंट होगा, स्टोइक होगा, अपैथेटिक होगा, इनडिफरेंट होगा, राइट। तो इस वर्ड की मीनिंग ये है इनडिफरेंट की। ऑथेंटिसिटी तो आपको पता होगा, द क्वालिटी ऑफ बीइंग जेन्युइन और रियल, असली जो चीज़ होती है। डेविएशन, डेविएशन एक होता है स्टैंडर्ड। अब जब आप उस स्टैंडर्ड से हट जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, वो डेविएट कर जाएंगे। नॉर्म्स हों या आपकी वैल्यूज़ हों, अगर आप उससे हटेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे। दूसरा डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इसमें वो है मेलाडैप्टिव। मेलाडैप्टिव मीन्स नॉट प्रोवाइडिंग एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट और सिचुएशन। मीन्स अगर किसी को किसी इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना मुश्किल लगता है, या वो हो नहीं पा रहा, या वो हो नहीं पा रही उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट, या उसको टाइम लग रहा है, तो वो उसे क्या कहेंगे हम, मेलाडैप्टिव। जैसे ये वर्ड है ना मेला नेगेटिव वर्ड है, जैसे बेनी होता है, बेनी रूट वर्ड होता है, तो वो बेनिफिशियल या गुड होता है। पर जब मेला वर्ड आ जाए, मेलाडैप्टिव, मेलाड्रॉइट, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। और दूसरा वर्ड जो इसमें डिफ़िकल्ट है वो है एलियनेशन। एलियनेशन जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है और मोस्टली यूज़ भी होता है। एलियनेशन, जब आप आइसोलेटेड हो जाएं या स्ट्रेंज्ड हो जाएं। एलियन आपने सुना होगा ना, एलियन क्या होते हैं, वो स्ट्रेंज होते हैं, बेगाने होते हैं, नए नए होते हैं। तो एलियनेशन एक स्टेट होती है जिसमें आप आइसोलेटेड फील करते हैं ग्रुप से, या कोई भी एक्टिविटी अगर ग्रुप में हो रही है तो आप उससे एलियनेशन फील करते हैं। तो दीज वर द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब इसमें एक और वर्ड था जिसमें लिखा हुआ था, लेट मी सी, या इन जंग था आई थिंक। तो हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो जंग एक्चुअली उस पर्सन का नेम है जिसने ये दोनों थ्योरीज दी हैं, राइट। तो वो हम लोग अभी इसको
पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने आपको मेन चीज़ें सारी बता दी हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट थी या हैं, जो आपके काम की थी। अब इस पैसेज को समझना जो है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने आपको मोस्टली मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब इसमें लिखा हुआ है, बेसिकली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस रिप्रेजेंट मैन्स इनएबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड और इक्वेटेड पोलैरिटी इन कंडक्टिंग हिज लाइफ। अब ये साइकोसिस एंड न्यूरोसिस, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, तो उनकी वजह से क्या होता है कि मैन जो है वो इनेबल हो जाता है कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके अपनी लाइफ में। या अब इन दोनों बीमारियों की वजह से क्या होता है, वो एक्सट्रीम में चला जाता है, राइट। एक्सट्रीम में चला जाता है, वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता। आगे लिखा हुआ है, द ईगो बिकम्स एक्सक्लूसिवली और डिसाइसिवली वन साइडेड। अब उसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, वो एक्सक्लूसिवली वन साइडेड होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाता इन साइकोसिस। अब देखें साइकोसिस की, पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली साइकोसिस की बात हो रही है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना इस पैसेज को। इन साइकोसिस देयर इज़ अ कंप्लीट collapse of ego baked into the inner recesses of personal and collective unconsciousness। इसमें बंदा क्या हो जाता है, थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है और ऐसे किस्म का जो है वो उसका बिहेवियर हो जाता है जिसमें वो क्या हो जाता है, कोलैप्स कर जाता है उसका ईगो, और इंटरनली वो कुछ अलग ही फील कर रहा होता है। पर्सनल लाइफ हो या कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में वो क्या हो जाता है, कलेक्टिव लाइफ में भी वो क्या उसमें कुछ चेंजेस आ रही होती हैं वो, और उसका कंप्लीट कोलैप्स हो जाता है ईगो का। आगे अगर हम पढ़ें, व्हेन ही इज़ रिप्रेजेंटेड टुवर्ड फुलफिलिंग सम लाइफ गोल एंड वेयर ही इज़ फर्दर अनएबल टू सबलिमेट हिमसेल्फ टुवर्ड एन अदर गोल, man regresses into the goal structures not actually acceptable to himself और टू द सोसाइटी। अब बंदा जो होता है वो ऐसी लाइफ के गोल्स में या ऐसी चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व या इंडल्ज कर लेता है कि वो अपने मेन गोल से हट जाता है, रियलिटी से वो दूर हो जाता है, और वो खुद ही चीज़ें परसीव कर रहा होता है, खुद ही सोसाइटी से अलग थलग रहता है, और उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाता है। एंड ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है विच आर एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल, ना ही उस बंदे के लिए ना ही सोसाइटी के लिए। स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस, अब देखें इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस की बात हो रही है जो साइकोसिस में होती है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये सीवियर किस्म की होती है साइकोसिस। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल सिकनेस of the psychotic type is like having the shadow run wild। अब जैसे मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में दे चुकी हूँ, इसमें हेलुसिनेशन फील होता है बंदे को, उसको आवाज़ें आती हैं, उसको ऐसे लगता है कि शेडो जो है कोई वो वाइल्ड हो रहा है। वाइल्ड हम कहते हैं जंगली, मतलब कोई ऐसी चीज़ें उसको नज़र आ रही होती हैं कि ऐसे क्रिएचर्स, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि उसकी स्किन पे जो है वो इंसेक्ट्स लाइक क्रॉल कर रहे हों, या स्पाइडर्स उसको नज़र आ रहे हों, या डिफरेंट ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हों जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसका मतलब बिल्कुल वही है, जब सीवियर इमोशनल डिसऑर्डर हो जाता है या सिकनेस हो जाती है तो वो क्या फील करता है, लाइक हैविंग द शेडो रन वाइल्ड। ओके ओके अगर हम आगे पढ़ें, द इंटायर साइकी रिग्रेसेस टू आर्किक एनिमल फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर। उसका जो इंटायर साइकी जो होती है वो उसको बिल्कुल हिस्टोरिकल इवेंट्स में ऐसी ओल्ड चीज़ों में ले जाती है। जैसे किसी बंदे को देखेगा वो पर्सन तो वो क्या कहेगा कि ये तो जो आप वो हो ना, जो असल में वो बंदा होगा भी नहीं, उसको वो परसीव करेगा कि हाँ आप जो है वो आपको मैंने देखा है। मतलब वो आइडेंटिटी इशू होगा उस बंदे को, उसको एनिमल्स नज़र आएंगे, उसका बिहेवियर भी क्या होगा, नॉर्मल नहीं होगा, बिज़ार होगा और अटपटा बिहेवियर होगा।
इन लेस सीवियर फॉर्म्स। अब मैंने कहा, आपको पहले ही बताया कि न्यूरोसिस जो होता है वो लेस सीवियर होता है। तो अब ये बात करने लगा है जो वो न्यूरोसिस की बात करने लगा है। द लेस सीवियर फॉर्म्स ऑफ इमोशनल सिकनेस देयर में बी an accentuated and overpowering use of one of the four mental functions at the एक्सपेंस ऑफ अदर। अब जब ये न्यूरोसिस की बीमारी होती है, वो लेस सीवियर होती है, तो उसमें इसने 4 चीज़ों के बारे में बोला है कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ जो है वो ओवर पावर कर जाएगी या बढ़ जाएगी, एसेंचुएटेड हो जाएगी, और दूसरी चीज़ें क्या होगी, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर 3, मतलब वो जो उन दूसरी चीज़ों को अहमियत कम देगा और एक चीज़ पे वो अड़ा रहेगा और एक चीज़ पे ही वो ज़ोर देगा ज़्यादा। आइदर थिंकिंग, या तो वो सोचेगा या तो वो फील करेगा, या इंट्यूटिंग, खुद ही जो है वो परसीव करेगा चीज़ों को और देखेगा। मे अज्यूम सच अ सुपीरियर रोल एज टू रेंडर द अदर 3 इनऑपरेटिव। कोई एक चीज़ को उठाएगा, कहेगा कि ये चीज़ जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और दूसरी चीज़ें तो क्या हैं, इनऑपरेटिव हैं, वो काम की नहीं हैं, या वो ऑपरेट नहीं करती, या ये जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ना कि वो, मतलब जो फैनेटिक किस्म के लोग होते हैं, मोस्टली फैनेटिक किस्म में के लोगों में क्या होता है कि वो ऑर्थोडॉक्स किस्म का उनका बिहेवियर होता है, और वो कहते हैं कि हाँ ये एक मेरा पॉइंट सही है, आपका जो ओपिनियन है वो गलत है। वो ये नहीं कहेगा कि हाँ मैं आपके ओपिनियन की भी रेस्पेक्ट करता हूँ, ये आपका ओपिनियन है, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड माई ओपिनियन इज़ ऑल्सो राइट, इट्स जस्ट द डिफरेंस ऑफ थिंकिंग, राइट। आपकी नज़र में कोई ये चीज़ सही है पर मेरी नज़र में ये चीज़ सही नहीं है, मतलब आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का एहतराम करना चाहिए। पर इसमें क्या होता है, ये बंदा जो है ना वो एक ही चीज़ पे ज़ोर देगा और दूसरी चीज़ों को क्या कहेगा कि ये इनऑपरेटिव हैं। द पर्सोना may become as dominant as to create totally one-sided ego। उनका जो पर्सोना होगा, उनकी जो पर्सनालिटी होगी, उनका जो वो इंडिविजुअलिज्म पे वो इतना खुद को वो करेगा, वो डोमिनेंट होगा कि वो टोटली वन साइडेड उसका बिहेवियर हो जाएगा। इज़ इन सम फॉर्म्स ऑफ न्यूरोटिक बिहेवियर, जैसे न्यूरोटिक बिहेवियर्स में के कुछ फॉर्म्स में भी ऐसा होता है। All in all, whatever the type of severity of the emotional disorder, it can be taken as a failure of psyche to maintain a proper balance between the polarities of life। अब polarities of life का मतलब ये होता है कि जो डिफरेंट चीज़ें हैं, डाइवर्स चीज़ें हैं, उस पे जो है उसके बारे में। पर अगर पोलरिटी नहीं होगी तो क्या होगा, फेल्यूर ऑफ साइकी होगी, इम्बैलेंस होगा लाइफ में। तो आपको क्या करना होगा, उस बंदे को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होगा। अगर आप ज़िंदगी में इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेंगे तो ये कंसीडर किया जाएगा कि आपको न्यूरोसिस है या साइकोसिस है। तो बेसिकली हम अपना ओपिनियन तो नहीं दे सकते, पर ये क्या है कि इसमें एक्सप्लेनेशन इसी बात पे है कि भाई आप इक्विलिब्रियम मेंटेन करें लाइफ में ताकि आप इन चीज़ों से बच सकें। एसेंशियली साइकोसिस एंड न्यूरोसिस आर एन एलियनेशन ऑफ द सेल्फ। इसमें क्या, आप एलियनेशन, मैंने आपको बताया ना कि आप अलग थलग फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं खुद से भी, फ्रॉम इट्स ट्रू गोल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आप क्या हैं, आपकी रियलिटी क्या है, आप खुद को कैसे परसीव करते हैं, वो बंदा खुद के बारे में भी ऐसी अजम्पशंस करेगा, खुद को भी ऐसे समझेगा, या खुद के बारे में भी उसकी परसेप्शन ऐसी होगी कि वो ना लोगों से उठे बैठेगा, ना ही वो किसी से बातें करेगा, वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो खुद में ही सोचता रहेगा और ट्रू गोल से वो क्या हट जाएगा।
इन दिस सेंस द कल्चर इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। इसमें कल्चर का इतना कोई रोल नहीं है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इमोशनल डिसऑर्डर इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग आउट ऑफ ट्यून विथ वंस कल्चर। इमोशनल डिसऑर्डर का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जो है वो आउट ऑफ ट्यून हो गए या उससे अलग हैं अपनी कल्चर से। सो मच एज इट इज़ ऑफ बीइंग आउट ऑफ ट्यून विथ वन सेल्फ। इसमें जस्ट आप खुद से खुद आपको खुद को ये न्यूरोसिस हुआ है या आप किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते। अगर आपके बारे में नहीं, मतलब जिस बंदे को जो है ये न्यूरोसिस है या साइकोसिस है, तो वो बंदा क्या करेगा, उसकी कल्चर पे तो इतना कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा, पर उस पे खुद पे उस चीज़ का असर ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि आपने ये लाइन सुनी होगी कि द वर्ल्ड कंस्पायर्स टू फुलफिल योर ड्रीम्स इफ़ योर इंटेंशंस आर गुड। अगर आपकी इंटेंशंस अच्छी होगी तो आपकी अल्लाह पाक भी मदद करता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती हैं और आप करीब होते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। पर अगर आप पहले से ही नेगेटिव खुद के बारे में सोच के बैठे होंगे कि नहीं मुझसे नहीं होगा, मेरे बारे में तो सारे ही मतलब गलत सोचते हैं और मैं इनसे क्यों मिलूं, मैं बहुत ही जो है वो निकम्मा बंदा हूँ और मैं तो लूज़र हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें खुद के बारे में अगर आप बोलेंगे तो आप खुद को आइसोलेट कर देंगे और आपको जो है वो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। तो आप अच्छा सोचें। कॉन्सिक्वेंटली न्यूरोसिस इज़ मोर देन बिज़ार बिहेवियर। अब जैसे ये बिज़ार वर्ड लिखा हुआ है, बिज़ार हम कहते हैं एब्जर्ड, जो चीज़ अजीब हो, विचित्र हो, अजीब हो। जैसे कुछ टाइप होती हैं फिशेस की, जब वो ज़्यादा उनको आप रखेंगे समंदर के पानी में तो उनकी स्किन भी चेंज हो जाती है, वो कलर भी चेंज हो जाता है। और बिज़ार बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल से हटके हो, बिज़ार हो, अटपटा हो। सही है। तो कॉन्सिक्वेंटली न्यूरोसिस में क्या होता है, न्यूरोसिस इज़ मोर देन बिज़ार बिहेवियर। ये बिज़ार बिहेवियर से आगे की बात है न्यूरोसिस, स्पेशली एज इट may be interpreted by contemporaries in the culture। contemporary जैसे ये वर्ड है ना अभी इसमें लिखा हुआ है कॉन्टेम्प्रेरी, कॉन्टेम्प्रेरी हम कहते हैं मॉडर्न, मॉडर्न को बोलते हैं कॉन्टेम्प्रेरी। हम कहते हैं ना कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड, दिस इज़ अ कॉन्टेम्प्रेरी वर्ड, मीन्स ये मॉडर्न वर्ड है। तो ये क्या, स्पेशली एज इट मे बी इंटरप्रेटेड बाय द कॉन्टेम्प्रेरीज इन कल्चर। अब जो मॉडर्न कल्चर है उसमें जो इंटरप्रेट की जाती हैं चीज़ें, इसी तरह ये उससे कुछ हट के होता है। अगर हम आगे चलें तो इसमें लिखा हुआ है दिस इंटरप्रिटेशन अवॉइड्स द सोशोलॉजिकल क्वेश्चन ऑफ व्हाट इज़ मेंटल डिसऑर्डर, सिंस form of behavior which is acceptable in one culture may be considered neurotic in other culture। अब अगर हम लोग इसकी इंटरप्रिटेशन करना चाहें सोशोलॉजिकल कल्चर के हिसाब से, तो मेंटल डिसऑर्डर जो है वो इसलिए भी कल्चर पे इतना इम्पेक्ट नहीं करता क्योंकि एक कल्चर में एक चीज़ को सही समझा जाता है और दूसरी कल्चर में उसको क्या एबनॉर्मल समझा जाता है, बिज़ार समझा जाता है, डिफरेंट समझा जाता है। तो इसलिए कल्चर टू कल्चर चीज़ें क्या करती हैं, वेरी करती हैं। तो जंग, अब देखें ये मैंने वर्ड आपको बोला था, जंग जो है वो एक बंदा है जिसने ये थ्योरीज दी हैं दोनों, न्यूरोसिस की और साइकोसिस की। तो जंग, द डेविएशन फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स इज़ नॉट द पॉइंट। द डेविएशन फ्रॉम कल्चरल नॉर्म्स इज़ नॉट द पॉइंट। अब इसमें क्या है, जंग बोल रहे हैं कि इसमें हमारा पॉइंट ये नहीं है कि हम लोग कल्चर से हट गए हैं, कल्चर से डेविएट कर गए हैं, नहीं। द इनएबिलिटी टू बैलेंस आउट पर्सनल पोलरिटीज़ इसमें उसकी पॉइंट ये है कि इसमें हम लोग इनेबल हो जाते हैं कि अपनी जो पर्सनल पोलरिटीज़ हैं या पर्सनल लाइफ का जो बैलेंस है वो मेंटेन कर पाएँ। तो मसला आपको पूरा समझ आ गया कि भाई अगर हम लोग इसको कॉन्क्लूड करें तो अब आपके लिए भी आसान होगा इसको कॉन्क्लूड करना
क्योंकि आपको पूरा मैंने जिस्ट बताया, पूरा मैंने आपको पहले वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेन किया है कि ये है क्या, ये कौन सी किस्म का डिसऑर्डर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। मैंने आपको एग्जांपल्स भी दिए और कल्चर पे इसका कोई असर नहीं पड़ता, तो आपको इसके बारे में अंदाज़ा हो गया होगा। अब आप ऐसा करें कि इस वीडियो को पॉज करें, अपना रफ ड्राफ्ट बनाएं, इसमें से मेन पॉइंट्स जो आपको समझ आई हैं, जो आपको लग रही हैं मेन पॉइंट्स हैं, वो आप जो है वो उस रफ ड्राफ्ट में लिखें। इस वीडियो को इधर ही पॉज करें। ओके, आई थिंक आपने रफ ड्राफ्ट अपना लिख लिया होगा। अब मैं आपको अपना रफ ड्राफ्ट लिख दिखाती हूँ। तो हम चलते हैं अपने रफ ड्राफ्ट की तरफ। ये हमारा रफ ड्राफ्ट। अब हर किसी बंदे का रफ ड्राफ्ट लिखने का अलग ही अंदाज़ होता है। आप इसको पॉइंट्स में लिखें, वर्ड्स में लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है। रफ़ तो रफ़ ही होता है। रफ ड्राफ्ट आप सेंटेंसेस में लिखें, शॉर्ट सेंटेंसेस बनाएं, बट एटलीस्ट थोड़ा सा आपका काम नज़र आना चाहिए कि आपको ये एटलीस्ट समझ आई है प्रेसी। तो मैंने क्या लिखा है कि साइकोसिस इन न्यूरोसिस इज मेंस इनेबिलिटी होती है कि वो मेंटेन कर पाए बैलेंस लाइफ एज इट इज़, वन साइडेड होता है। साइकोसिस की बात की है मैंने। फिर साइकोसिस आर कोलैप्स ऑफ ईगो विच कॉजेज, क्या कॉज करता है, मैंने जल्दी से मैंने वो बता दिया, अनकॉन्शियसनेस, राइट। एंड व्हेन मैन वांट्स टू अचीव इट्स गोल देन ही बिकम अनएबल हो जाता है बिकॉज दैट गोल स्ट्रक्चर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बाय हिम और द सोसाइटी। और वो ऐसा गोल जो है वो एक्सेप्ट करने लगता है जो ना ही उसके लिए अपने लिए एक्सेप्टेबल होगा, ना ही सोसाइटी के लिए। द मेंटल डिसऑर्डर क्या कॉज करता है, अनकॉन्शियसनेस, इंक्रीज कोग्निटिव, कोग्निटिव कहते हैं हम मेंटल को, मेंटल एबिलिटीज़, हाई मेंटल प्रोसेसेस को हम कोग्निटिव कहते हैं। कोग्निटिव इलनेस, क्योटिक बिहेवियर हो जाता है। मोर ओवर इन लेस सीवियर मेंटल इलनेस, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग और सीइंग हार्म द मेंटल हेल्थ of because overpower of one factor will create one-sided ego। तो बेसिकली वो खुद को क्या कर देता है, एलियनेट कर देता है सोसाइटी को। सीवियर किस्म के मेंटल इलनेस फील करता है वो, और हार्म फील करता है, मेंटल हार्म। और मतलब वन साइडेड उसकी क्या हो जाती है, ईगो उसका वन साइडेड हो जाता है। इट ऑल्सो गोज बियॉन्ड सोसाइटल इंटरप्रिटेशंस बिकॉज सर्टेन बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल इन वन कल्चर एंड अनअक्सेप्टेबल इन एन अदर कल्चर। दैट इज़ वाई द प्रॉब्लम इज़ ऑफ इनएबिलिटी टू बैलेंस आउट पर्सनल पोलरिटीज़। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी हैं। आप इसको पॉइंट्स में लिखें, आप इसको सेंटेंसेस में लिखें, पर मेन जो जिस्ट है वो कवर होना चाहिए, मेन जिस्ट। और मेन चीज़ें जो है वो आपको मिस नहीं करनी। जैसे मैंने लिखा है ना कि वो एलियनेटेड फील करता है, चार चीज़ें जो होती है, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग, सीइंग, वो क्या करता है, एक चीज़ पे ज़ोर दे रहा होता है, दूसरों को क्या इनऑपरेटिव समझ रहा होता है, वन साइडेड बिहेवियर होता है उसका। और कल्चर के बारे में भी लिखा होता है कि भाई कल्चर जो है वो एक कल्चर में एक्सेप्टेबल होता है एक बिहेवियर, और दूसरे कल्चर में वो अनएक्सेप्टेबल होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये था मेरा रफ़ ड्राफ्ट। अगर मैं फ़ाइनल, अभी आप क्या करें कि आप इस वीडियो को पॉज करें और आप अपने दिमाग से, अपने माइंड से आपने जो भी पढ़ा है उसमें से आप सूटेबल टाइटल्स लिखें। भले आप अगर बिगनर हैं तो 1 लिखें, 2 लिखें, 3 लिखें, 4 लिखें, पर एटलीस्ट खुद से लिखें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप इस वीडियो को पॉज करें, आप सूटेबल टाइटल्स लिखें। आई थिंक आपने अपने सूटेबल टाइटल्स लिख लिए होंगे, तो मैं चलती हूँ अपने सूटेबल टाइटल्स की तरफ जो मैंने ऑलरेडी लिख लिए हैं। These are the suitable titles: mental disorder and inability to maintain balance in life, right? Mental disorder become the cause of bizarre behavior, जो हमने पढ़ा था, मतलब नॉर्मल से हट के उसका बिहेवियर हो जाता है। अब देखें इसमें जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, अब आप इसमें मैंने डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स उठा के उसमें मैंने अपना बनाया है, अपनी हेडिंग बनाई है। अब दूसरा देखें,
बैलेंसिंग पर्सनल पॉलरिटीज़, मेंटल डिसऑर्डर एंड द स्ट्रगल फॉर द लाइफ इक्विलिब्रियम। मैं आपको बोल रही थी कि आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना होता है लाइफ में। अनरेवलिंग कॉग्निटिव इलनेस, कॉग्निटिव मैंने आपको बताया कि हाई मेंटल प्रोसेसेस को क्या करना। अनरेवलिंग कॉग्निटिव इलनेस, इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड सोशल इंटरेक्शन। अब ये कैसे इम्पेक्ट करती है इंसान के एक्सपीरियंस को और सोशल इंटरेक्शंस को। बिज़ार बिहेवियर एंड मेंटल इलनेस, क्या होता है, क्लोजर लुक एट द कनेक्शन इन दोनों में, बिज़ार बिहेवियर में और मेंटल इलनेस में। नेविगेटिंग मेंटल इलनेस इन सोसाइटी, understanding its influence on personal polarities. The next title is Mental Illness and the Personal Polarities Comprehensive Overview. कॉम्प्रीहेंसिव कहते हैं हम लोग जो डिटेल में हो, राइट। तो दीज आर दी सूटेबल टाइटल्स। अब ये रफ ड्राफ्ट था सूटेबल टाइटल्स का। फाइनल जो हम टाइटल लिखेंगे वो उसमें फ़ाइनल ड्राफ्ट में लिखेंगे। अब हम चलते हैं अपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ। अब ये देखें, ये और जो है वो श्रिंक कर दिया मैंने। पहले कितनी पीपीटीज़ पे था, वो 3 पीपीटीज़ पे था। अब ये क्या हो गया, ये मैंने बहुत ही ज़्यादा इसको श्रिंक करके 1/3 ऑफ द पेसेज कर लिया इसको। अगर आप इसको पढ़ेंगे, अब साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इज मेंस इनएबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस इन लाइफ एज इट इज़ वन साइडेड। द कोलैप्स ऑफ ईगो कॉजेज अनकॉन्शियसनेस। men become unable to achieve goal structure is not acceptable by him or society. मेंटल डिसऑर्डर इंक्रीज करता है कॉग्निटिव इलनेस को। सेंटेंसेस भी देखें, अब शॉर्ट कर दिए मैंने। इन लेस सीवियर, अब देखें लेस सीवियर के बारे में कि जो हमने न्यूरोसिस पढ़ा, लेस सीवियर मेंटल इलनेस में क्या होता है, थिंकिंग, फीलिंग, इंट्यूटिंग और सीइंग हार्म करता है मेंटल हेल्थ को। लोगों की ओवर पावर कर देता है किसी एक फैक्टर को, क्रिएट करता है वन साइडेड ईगो, क्रिएट करता है इम्बैलेंस लाइफ में। अब ये जो मैंने कनेक्टर लगाया है मोर ओवर, ये चीज़ें आप ज़रूर लगाएं। मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउ एवर या इन एडिशन टू, ये चीज़ें आपकी पैसेज को, आपकी राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफाई करती हैं। पंचुएशन का ख़ास ख्याल किया करें। मोर ओवर कल्चर प्लेज नो रोल, अब मैंने कल्चर की भी थोड़ी सी बात कर ली। एंड इट इज़ बियॉन्ड सोसाइटल इंटरप्रिटेशंस बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू वंस ऑन मेंटल डिसऑर्डर। अब देखें लास्ट जो लाइन होती है ना, उसको आपने कैसे लिखना होता है। या तो आप 10 लिखें 10, या तो आप लिखें इन शॉर्ट, या तो आप लिखें इन लास्ट, या लास्टली, या आप लिखें इन नट शेल, राइट, या इन लास्ट लिख लें, या हेंस लिखें। तो ये जो वर्ड्स होते हैं वो हम लोग जब कंक्लूड कर रहे होते हैं तब लिखते हैं। Thus the problem is of the inability to balance out personal polarities, राइट। तो ऐसे आपको क्या करना होगा, फाइनल ड्राफ्ट जो है वो लिखना होगा। अब ये देखें सूटेबल टाइटल कौन सा है, बैलेंसिंग पर्सनल पॉलरिटीज़, अंडरस्टैंडिंग साइकोसिस, न्यूरोसिस एंड मेंटल हेल्थ। ओरिजिनल पैसेज के वर्ड काउंट कितने थे, 129, और रिवाइज जो हमने लिखा है उसके कितने हैं, 45, जो 1/3 ऑफ द पैसेज है। अब देखें मैंने इतनी मेहनत की, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एटलीस्ट, क्योंकि इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना ही हमारा कोई फ़ायदा होगा। ये होगा कि हमारी वीडियो बहुत और लोगों तक जाएगी और हमारी जो मेहनत है उसको जो है वो हमें महसूस होगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आप लाइक कमेंट शेयर कर देंगे या अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देंगे, राइट। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं आपके लिए, तो आप कमेंट में मुझको बता सकते हैं और टॉपिक्स भी बता सकते हैं जिस पे मैं आपके लिए वीडियो बना सकती हूँ, राइट। तो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, कीप वॉचिंग।